हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनका रिमूवल किस प्रकार से होता है और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके बारे में बताता हूँ। 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। उससे पहले फेडरल कोर्ट जो है इंडिया में काम करता था। संविधान के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 को इसने जो है कार्य करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जज थे। उसके बाद समय समय पर ये बढ़ते रहे। वर्तमान में जो है CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 जजेज हैं। इस प्रकार से यानी कि टोटल कुल मिला के इनको दोनों को मिला के 34 न्यायाधीश जो है जजेज सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। अब आता है इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित लेख द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन वहां पर जो है वह नियुक्ति करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यानी कि अगर इन 33 जजेस की अपॉइंटमेंट करना है तो यहां पर जो है CJI से परामर्श लेना आवश्यक होता है। प्रभावी परामर्श से ही यहां पर अदर जजेस की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या नाम राष्ट्रपति। तो वर्तमान में ये इसकी नियुक्ति संबंधित बहुत ही कंट्रोवर्सी रही। उससे पूर्व जो है मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता है। ये जो है आर्टिकल 124(3) में बताया गया है कि इसकी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है। 124(3) में, खंड 3 में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसने एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। नंबर 3, उसने एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्टों में किसी व्यक्ति ने जो कि अधिवक्ता हाई कोर्ट का अधिवक्ता ने 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्टों में। और नंबर 4 है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। आज तक जो है राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का अपॉइंटमेंट जो है इस यानी चौथे पॉइंट पे नहीं किया, जो कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, उसका अपॉइंटमेंट अब तक नहीं हुआ है। अब पारंगत कौन है, जैसे कि किसी लॉ डिपार्टमेंट का कोई प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, किसी यूनिवर्सिटी का है, किसी कॉलेज का है, अगर वह जो है विधि में पारंगत है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति की चीफ जस्टिस की नियुक्ति आर्टिकल 124(3) के अंतर्गत ये जो है योग्यताएं हैं जो कि पूर्ण करनी आवश्यक होती हैं। अब इसके बाद आता है, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट में बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, उसके बारे में मैं आपसे CJI का अलग बताऊंगा और क्या नाम अदर जजेस का अलग बताऊंगा, क्योंकि दोनों के बारे में अलग अलग मामले हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं कि चीफ जस्टिस के किस प्रकार से नियुक्त होते हैं इंडिया में। यहां पर जो है ये परंपरा चल गई कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। लॉ कमीशन ने (1956) में यह सुझाव दिया कि चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है वो ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें काबिलियत होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि विधि में जो योग्य व्यक्ति है उसी को, सीनियरिटी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ये लॉ कमीशन ने 1956 में कहा था। उससे पहले होती आई थी सीनियरिटी के आधार पर ही, लेकिन सरकार ने ये बात नहीं मानी।
वो फिर भी सीनेट के आधार पर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करती रही। अब इसके बाद आता है एक केशवानंद भारती का केस, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लीडिंग केस है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य AIR 1973 SC, जो कि 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड हुआ था। यहाँ पर केशवानंद भारती की पीठ में 13 न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीशों ने, जो कि सीनियरिटी में सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे, जस्टिस सैलेट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, ये 3 जजेस थे जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो जजमेंट दिया था केशवानंद भारती के मामले में, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो जिससे कि उस समय की सरकार जो है बड़ी चिढ़ गई थी। तो वहां पर इन तीनों की उपेक्षा करके अजीत नाथ राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया और इसमें तर्क दिया कि लॉ कमीशन ने 1956 में यह कहा था कि सीनियरिटी के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर, उपयुक्तता के आधार पर जो है यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है 1956 से लेकर 1973 तक कहाँ थी? ये एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो अजीत नाथ राय का को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था और उन तीनों जजों ने, सेलेट ने, ग्रोवर ने और हेगड़े ने जो यहाँ से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि रिजाइन राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो इस प्रकार से रिजाइन दे दिया। तो यानी कि यहाँ इस प्रकार से उसके पश्चात फिर कैसे हुआ, अजीत नाथ फिर वही क्या नाम जो पुराना ये 1973 से पूर्व के सीनियरिटी के आधार पर चलाते थे, उसी के आधार पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक भी बनाते आ रहे हैं। इसमें जो है कोई योग्यता या उपयुक्तता का कोई मतलब नहीं है, केवल सीनियरिटी के आधार पर। केवल उस समय यहाँ पर द्वेष रखने के कारण जो है जस्टिस हेगड़े, ग्रोवर और सेलेट को जो है निकाल दे, उनका नाम जो है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना था, जिसमें कि बारी बारी से वही बनते। अजीत नाथ राय जो है यहाँ पर चौथे स्थान पर था। तो एक कंट्रोवर्सी है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद ये तो चीफ जस्टिस की बात रहेगी, अदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में करते हैं बात। अदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 33 जजेस हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? देखो यहां पर जो है राष्ट्रपति, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ पावर है इनको नियुक्त करने की, राष्ट्रपति CJI से अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करने से पहले प्रभावी परामर्श लेता है। परामर्श सदैव आवश्यक है। परामर्श इसका CJI का कि ये व्यक्ति जो 33 में से कोई भी आएगा, जजेस अपॉइंटमेंट होगा, तो वो योग्य है या नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, यहाँ परामर्श इससे लेने की बाध्यता है। राष्ट्रपति से लेगा और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके पास भेजेगा, तब जो है जजेस का अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये संविधान में लिखी बात है, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ भी कंट्रोवर्सी चलती रही, यानी कि एक तरफ कार्यपालिका है और एक तरफ न्यायपालिका है, और कार्यपालिका के द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट होना है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो इसकी सलाह पर होना है, बस ये चीज़ थी। चलता रहा, लेकिन कंट्रोवर्सी हमेशा आपस में तनाव बना रहा, जो आज तक भी बना हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक केस आया जब तनाव था, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ जो है इसमें AIR 1982 का केस है। इसमें यह कहा कि यहाँ पर राष्ट्रपति को ही नियुक्ति में, यानी कि जजेस की नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान कर देगी इस केस में। यानी कि जिस चीज से न्यायपालिका सदैव बचने का प्रयत्न करती रही कि हम जो है एग्जीक्यूटिव की कठपुतली ना बन जाएं, वही इस केस में जो है राष्ट्रपति को सौंप दी कि राष्ट्रपति का निर्णय ही परामर्श से ले लेगा, लेकिन निर्णय जो अंतिम होगा वो राष्ट्रपति का होगा जजेस के अपॉइंटमेंट में। परामर्श से ले लिया, लेकिन परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका मानना
ये एसपी गुप्ता में कहा था। लेकिन यहाँ एक चीज निकली बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है, वो जस्टिस भगवती ने यहाँ पर ये कहा था कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में वहाँ न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसी प्रकार से एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनना चाहिए। यहाँ एसपी गुप्ता के मामले में जस्टिस भगवती ने ये बात की थी। फिर कंट्रोवर्सी चलती रही, उसके बाद केस आया। अब यहाँ क्योंकि जजेस में, न्यायपालिका में और कार्यपालिका में तनाव बरकरार रहा, फिर आया केस एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1993 SC। यहाँ पर असल में कोलिजियम की शुरुआत हुई थी, जो अब चल रहा कोलिजियम की शुरुआत यहाँ हुई थी। और यहाँ पर एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CGI का एक प्रभावी परामर्श होगा और CGI जो परामर्श राष्ट्रपति को देगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य उन जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। और इसमें एक बात कही कि CGI और 2 सीनियर मोस्ट जज जो है इस प्रकार से इसमें होंगे, इस कमेटी में, यानी कोलिजियम में ये होंगे CGI 1 और 2 ये, यानी कि 3 उस पे। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि CGI जो है इन लोगों से परामर्श नहीं करता था, यानी कि अपने जो सहयोगी थे, सीनियर मोस्ट जज थे, उनसे कोई यहाँ पर सलाह मशवरा परामर्श नहीं करता था। केवल अपने द्वारा जो अपने चहेते उनको क्या नाम जजेस हैं उनके लिए ही एक परामर्श जो है राष्ट्रपति को भेजता था। अब पिछले केस में इसमें जो है ये कह दिया गया था कि नहीं ये करने के लिए बाध्य है, तो यहाँ पर जो है वो करना आवश्यक रहेगा था उसके लिए एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ CGI की मोनोपोली हो गई थी, जिसको समाप्त करना बहुत ही आवश्यक था। उसके बाद जो है यहाँ पर राष्ट्रपति ने एक परामर्श लिया। परामर्श जो है आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श लेने की शक्ति जो है संविधान में राष्ट्रपति को दी गई है। वह सुप्रीम कोर्ट में से जो है किसी विधि या तथ्य संबंधी आवश्यक महत्व के प्रसंग पर सलाह ले सकता है। तो यहाँ पर केस आया इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इस केस में ये केस जो है 1999 का AIR 1999 SC। अब यहाँ राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट सलाह ली कि यहाँ तो CGI जो है अपनी मन मर्जी से मेरे पास भेज रहा है और मेरे लिए मजबूरी होगी इसकी नियुक्ति करनी। ये तो अपने 2 जजों से सलाह भी लेता जो सीनियर मोस्ट जज है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और CGI की जो मोनोपोली थी उसको समाप्त करने के लिए एक कोलिजियम की व्यवस्था की। यानी कि इस कोलिजियम में CGI होगा, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अदर जजेस होंगे, 4 अदर जजेस। अगर इन 4 जजेस में से 2 कोई जज इस प्रकार से जो यहाँ जज का अपॉइंटमेंट होना है 33 के अंतर्गत, यहाँ जो है अगर 2 जज उस नाम पर जो है सहमति व्यक्त नहीं करते हैं तो CGI उन नामों को जो है राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगा। यानी कि यहाँ पर जो कोलिजियम है CGI और 4 अदर जजेस का लिखित में परामर्श जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति तब जो है इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा। ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 4 जज होने चाहिए और 2 जज अगर असहमत हैं उससे तो वहां पर CGI जो है राष्ट्रपति के पास परामर्श नहीं भेजेगा। ये कोलिजियम सिस्टम अपने आप में बहुत स्ट्रांगली बनेगा। अब बात आती है अगली कि SP गुप्ता के मामले में जो जस्टिस भगवती ने न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की थी, तो यहाँ पर सरकार ने 2014 में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए बनाने की एक प्रक्रिया चालू कर दी और यहाँ पर 99
अमेंडमेंट एक्ट 2014 पास कर दिया, जिसके द्वारा एक राष्ट्रीय नेशनल जुडिशियल कमीशन का अपॉइंटमेंट कमीशन कमीशन का गठन कर दिया। 2000 क्या नाम गठन की बात की गई 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ आर्टिकल 124 ए, 124 बी, 124 सी जो है जोड़े गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोनोपोली बनाकर रखता है। वहां पर जो है इस 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 को एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2016 में जो है असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और किस आधार पर? ये जो जजमेंट था 5 जजेस का था, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी और 4-1 से जो है बहुमत आता इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है, और आप जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इस आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, इसलिए असंवैधानिक है, ये कहा। लेकिन इसमें से एक जज था जस्टिस चेल्लेमेश्वर, उसने जो है सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और ये कहा कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए इसको बने रहना चाहिए। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बन जाएगा तो फिर से क्या नाम अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का होगा। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, जो एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 का जो केस है, 1993 का केस है, और उसके बाद जो है इनरी प्रेडिशन रिफरेंस का केस है, जिसमें कि कॉलेजियम को और सशक्त बनाया गया था, उसी के आधार पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस प्रकार से रिमूवल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बताता है आर्टिकल 124(4). आर्टिकल 124(4) जो है इसके बारे में बताता है, आपसे बताता हूं। आर्टिकल 124 खंड 4 में जो है ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार से रिमूवल किया जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट के जज को भी रिमूवल यहीं पर किया जाएगा। यहाँ पर ये इम्पीचमेंट की बात आती है। इम्पीचमेंट जजेस का नहीं होता, रिमूवल ऑफ जजेस होता है। शब्द जो है संविधान में आपके रिमूवल ऑफ जजेस का उल्लेख है, न कि इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति का होता है और किसी का नहीं होता संविधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर 124(4) में बताया गया है, देखो हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है 2 ही आधारों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, 2 शब्द हैं जिनके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ आपसे। संसद, ये 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य हैं। अगर किसी जज का सुप्रीम कोर्ट के SC या SC दोनों ही कि जज का रिमूवल चाहते हैं, तो यहाँ पर 100 सदस्य लोकसभा के, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष को समावेदन देंगे, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है वो समावेदन, तो ये 50 सदस्य जो सभापति महोदय को
सभावेदन देंगे, चाहे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लाया जाए, चाहे राज्यसभा के सभापति के समक्ष लाया जाए। जैसे ही क्या नाम समावेदन लाया गया तो वहां पर जो है अध्यक्ष महोदय एक जांच कमेटी की गठन करते हैं, जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत होती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत ये जांच होती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो ये या और कोई अदर जजेस उसकी कमेटी का मेंबर होगा। नंबर 1 हाई कोर्ट का जज और कोई भी ऐसा विधि विशेषज्ञ जो है, यानी कि 3 सदस्यों से मिलकर एक कमेटी का गठन होता है। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति जिस भी स्थिति है वो गठन करता है। सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सीजीआई होगा या अदर जजेस होगा, कोई से भी एक हो सकता है। हाई कोर्ट का एक जज होगा और एक जो है विधिवेता होगा, यानी कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। और कमेटी जो है जिस भी, अगर लोकसभा के समक्ष था तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो अध्यक्ष को सौंपेगी, अगर सभापति के समक्ष था, जांच समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है कमेटी बनाई थी तो सभापति को सौंपा जाएगा। फिर जो है यहाँ लोकसभा में सौंपा गया तो लोकसभा में टोटल यानी कि वर्तमान में लोकसभा में 445 मेंबर्स हैं, तो 445 मेंबर जो है उसमें उपस्थित होंगे, यानी कि उसके कुल सदस्य संख्या की बहुमत से, यानी कि 445 हैं तो 445 का बहुमत नंबर 1, यानी कि आधे से अधिक चाहिए वो उपस्थित। जो उपस्थित है, मान लो यहाँ पर जो है 250 लोग उपस्थित हैं, उनके बहुमत से, यानी 2/3 मेजोरिटी के बहुमत से जो है यहाँ प्रस्ताव पास होना चाहिए। प्रस्ताव पास होने के पश्चात फिर राज्यसभा को जाएगा। राज्यसभा में भी यही टोटल इसी प्रकार, यानी कि यह संसद के दोनों सदनों के बहुमत से और उसके जो उपस्थित और मत देने वाले 2/3 मेजोरिटी से वह पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है, यानी कि रिमूवल किया जा सकता है। तो एक चीज और है, एक ही सत्र में, यानी कि लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में पास हुआ 2/3 मेजोरिटी से, उसके बाद तुरंत वो राज्यसभा गया उसी सत्र में और तब 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तभी राष्ट्रपति उसको हटाया जा सकता है। देखो कमेटी जो है किसी भी सत्र में पास हो सके 2 साल पहले हुई हो, लोकसभा अध्यक्ष ने या सभापति ने चाहे 2 साल पहले की हो, उसका एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि हाँ इसने जो सिद्ध कदाचार ये असमर्थता है और इसको जो है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जैसे हाई कोर्ट के जैसे हट जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट पेश की, वो सदन को आहूत करेगा। सदन आहूत करने के बाद कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 मेजोरिटी के बहुमत से वे पास होना चाहिए। फिर जो है दूसरे सदन में जाएगा, फिर इसी प्रक्रिया से यहाँ गुजरेगा और तब राष्ट्रपति जी इसको हटा सकता है। ठीक है भाई। तो आज तक जो है वैसे तो किसी जज पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक जो है ये रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत जो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाएगा। के रामास्वामी के ऊपर चला, सौमित्र सेन के ऊपर चला और गंगोई के ऊपर भी चलने वाला था, आदि आदि बहुत से लोगों के ऊपर चला, लेकिन आज तक जो किसी की भी जजेस को का रिमूवल ऑफ जजेस के अंतर्गत आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत नहीं हुआ। अब आगे आता है इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है आगे 126 और सब छिपेगा। देखो आर्टिकल 126 आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128 तीनों में एक चीज है, यह एक्टिंग चीफ जस्टिस है 126 के अंतर्गत। मान लो अगर कोई सीजीआई है बीमार है या कार्य करने में असमर्थ है
तो राष्ट्रपति जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जजेस को यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है। 127 में एडहॉक जजेस है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए या कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति के लिए जजेस नहीं है, तो वहाँ पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को कहेगा, और राष्ट्रपति इस प्रकार से ऐसे जज को जो हाई कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखता है, तो उसको जो है यहाँ पर एडहॉक जजेस के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकता है, केवल कार्य जो संचालन के लिए। आर्टिकल 128 में रिटायर्ड जज को भी सुप्रीम कोर्ट में कार्य की अधिकता कारण जो है बुलाया जा सकता है, और उसको वही अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को होते हैं, लेकिन फिर भी वह सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। आर्टिकल 129 में जो है यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर एक अभिलेख न्यायालय है और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के जज जितने भी जजमेंट हैं वह सुरक्षित रखे जाते हैं और एक अभिलेख के रूप में वहाँ पर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और लोअर कोर्ट पर बाध्यकारी होते हैं, वो 141 के अंदर मैं बताऊंगा आपसे। तो इसकी अवमानना अगर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, कोई निर्णय, डिग्री या आदेश पारित कर दिया, तो उसको मानने के लिए बाध्य हैं। अगर नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अकॉर्डिंग की जाती है। कंटेम्प्ट भी दो प्रकार की होती है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट किसी न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या आदेश या डिग्री का अनुपालन न करना, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि आप आईपीसी सीआरपीसी में पढ़ चुके हो, इसी बात नहीं, वहाँ पर यानी कि किसी जज जो है न्यायालय में बैठा है और उसका साथ से अपमान करना। तो यहाँ पर जो है 129 के अंतर्गत यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यहाँ दो केस जो है बहुत महत्वपूर्ण केस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें क्या नाम अपोजिट पार्टी ने यानी कि स्टेट ऑफ गुजरात ने ये कहा कि आपको जो है केवल अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। लोअर कोर्ट में अगर हमने अवमानना किया तो लोअर कोर्ट को ही दंड देने की शक्ति है, आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं एक वृक्ष हूँ जिसकी शाखाएं जो है नीचे तक अधीनस्थ न्यायालयों तक फैली हुई हैं। अगर मेरे अधीनस्थ न्यायालयों की कोई अवमानना करता है तो उसके लिए दंड देने की शक्ति मुझको प्राप्त है संविधान के अंतर्गत। तो दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के मामले में इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इनरी विनय चंद्र मिश्रा का केस है। ये भी क्या नाम बहुत फेमस केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए इनरी विनय चंद्र मिश्रा को दंडित किया था, और भी क्या नाम जो है इस प्रकार से करती आई, और बहुत केसेस हैं। ठीक है जी। अब आता है इसमें आर्टिकल 130 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वह भारत में कहीं भी अपनी बैठक लगा सकता है। हैदराबाद में कई बार लगी, जम्मू कश्मीर में लगी, श्रीनगर में इस प्रकार से बैठक हो सकती है। आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है कि आर्टिकल के 131 में आरंभिक अधिकार था सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किन मामलों को ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर सुन सकता है और उनमें निर्णय दे सकता है। अगर भारत संघ या राज्य सरकारों के मध्य कोई विवाद है, भारत सरकार और राज्य सरकारों की, तो उसकी आरंभिक अधिकारता केवल सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है जी। अगर भारत और एक राज्य एक और अनेक राज्य दूसरी ओर हैं, तो उसको सुनने की अधिकारता भी सुप्रीम कोर्ट को है। अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको सुनने की अधिकारता भी आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है संविधान के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 132, 133 और 134 और 134A, ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आर्टिकल 132 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न है, लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट ने इस प्रकार से कोई जजमेंट दिया और उसमें जो संविधान के निर्वचन या संविधान की व्याख्या संबंधित कोई प्रश्न अंतर्वर्लित है,
तो यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ सर्टिफिकेट देगा और पेटिशनर जो है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सॉरी संविधान के रेगुलेशन संबंधी अपील कर सकता है। यानी कि संवैधानिक अपील आर्टिकल 132 के अंतर्गत है। आर्टिकल 133 में जो है यहाँ सिविल अपील है, सिविल अपील कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल जो 134 में है यहाँ पर क्रिमिनल अपील है। अपील की बात की, ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर यहाँ सेशन कोर्ट ने किसी अभियुक्त को एक्विटल कर दिया और हाई कोर्ट ने जो है उसको कन्विक्शन दे दिया, कन्विक्शन कर दिया, तो उसकी अपील जो है यहाँ पर एससी को हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत है? प्रमाण पत्र जो हाई कोर्ट देगा 134A के अंतर्गत प्रमाण पत्र देता है हाई कोर्ट के, इसमें जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है जी। अगर ये प्रमाण पत्र ना दे फिर क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर जो है इसका भी समाधान दिया गया है आर्टिकल 136 के अंदर एसएलपी कर सकते हैं आप, क्योंकि एसएलपी भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है जी। अब आता है आपका यही क्या नाम है, एसएलपी करते हैं। आर्टिकल 136 में एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन। अब देखो स्पेशल लीव पिटीशन के मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से द्वारा कोई जजमेंट दिया गया तो सीधी जो है आप अपील करते हो, एसएलपी कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी न्यायालय से या किसी भी न्यायाधिकरण से, कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी हो सकती है, उसके किसी भी आदेश के, निर्णय के, डिग्री के, दंडादेश के विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हो सकती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, आर्मी जो क्या नाम आपकी आर्मी की कोर्ट होती है वो नहीं, जैसे मार्शल कोर्ट होती है, इसमें मार्शल कोर्ट होती है, वो इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद मार्शल कोर्ट। इसके अगेंस्ट जो है मार्शल कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया तो उसकी एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। इस पर एक केस है ढाकेश्वर कॉटन मिल्स वर्सेस इनकम टैक्स बंगाल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बंगाल, यानी कि ढाकेश्वर कॉटन मिल्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बंगाल AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यहाँ ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अभिभावी शक्तियों से एक है, इसका जो है सहजता से और बड़े ही ध्यानपूर्वक जो इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ने ये अपने आर्टिकल 136 के लिए कहा कि ये एक अभिभावी शक्ति है और बहुत ही विस्तृत शक्ति है, लेकिन इसका जो है बहुत सहजता से प्रयोग करना चाहिए आर्टिकल 136 में एयरपोर्ट। उसके बाद आता है आर्टिकल 137, ये पुनरावलोकन है, रिव्यू है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपील की सुप्रीम कोर्ट में और अपील जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट होगी, तो उसके पास जो है केवल रिव्यू का एक क्या नाम वो बचता है कि वो रिव्यू कर सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है। देखो जुडिशियल रिव्यू ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को आर्टिकल 32 226 के अंदर मिला गया है। यहाँ ये रिव्यू है, अपील की गई है उसके अगेंस्ट जो रिव्यू भी कर सकते हैं आर्टिकल 137 के अंतर्गत। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं संसद क्या नाम जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में कौन वृद्धि कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में संसद विधि बनाकर वृद्धि कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर में अपने आप ही वृद्धि नहीं कर सकता, नहीं, जहां उसको यह वृद्धि करनी है वो संसद विधि द्वारा बनाओगी, उस प्रकार से इसमें वृद्धि हो सकती है अपनी अधिकारिता में। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि केवल संसद कर सकती है।
139 है, यहाँ पर आर्टिकल 139 के अंतर्गत ये संसद को ये पावर है कि जो आर्टिकल 32 सब क्लास 2 के अंतर्गत ये जो रिटेन निकालने की पावर है उसमें भी वृद्धि करने की पावर ये संसद को ही है, संसद बना सकती है। इनके अलावा और भी जो 5 प्रकार रेटे हैं वे जो है जो 32(2) में दी गई उसको अधिकार में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 139 ए है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर की पावर है, और यहां भी ट्रांसफर ना करें, सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी उस मामले को सुन सकता है। या तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करता है, ये टीए डाली जाएगी यहाँ। अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना है स्वयं भी सुन सकता है। ये एक बात जो है यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद है 141 के अंतर्गत 141 के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित विधि है सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। सभी हाई कोर्टों पर, जो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, और जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं सब पर अभिभावी होती है घोषित विधि। आर्टिकल 141 के अंतर्गत जो भी इस प्रकार जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वे जो हैं एससी पे और जितने भी लोअर कोर्ट हैं सब पर जो है बाउंड्री होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही निर्णय से बाध्य नहीं होता। ये जो बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के मामले में स्टेट ऑफ बिहार बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने ही निर्णय से बाध्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है, मान लो केशव भारती का मामला है किसी उसमें, अगर उसको ओवर रूल करना सुप्रीम कोर्ट नहीं करना तो यहाँ 13 जजों की पीठ है, ठीक है। तो इसके निर्णय को अगर ओवर रूल करना है तो दूसरे मामले में 15, 17 यानी कि कम से कम 15 जजों की पीठ ही उसको जो ओवर रूल कर सकती है। ये बाध्यकारी होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय से बाध्य नहीं होता, लेकिन लोअर कोर्ट बाध्य होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे लोअर कोर्ट्स हो, उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यहाँ साम्य के आधार पर ये फुल पावर है कि विधि में जो विधि है उससे अलग जाकर भी पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने के लिए वह जो यहाँ आर्टिकल 142 के अंतर्गत निर्णय दे सकती है इस साम्य के आधार पर, और कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय जो है प्रदान कर सकती है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे जजमेंट दिए। देखो इसके अंतर्गत जो है जैसे उपचारात्मक याचिका, भाई रिव्यू आएगा, अपील आएगी, रिव्यू आएगा, वो भी अगेंस्ट गया तो उपचार जो है यहाँ उपचार याचिका जो है इसी आर्टिकल 142 से उपजी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल पावर 142 के अंदर दे रखी उसके अकॉर्डिंग एक याचिका पेटिशन का को क्या नाम डेवलप किया, जिसको कि क्यूरेटिव पेटिशन यानी कि उपचारात्मक याचिका कहते हैं। ये सन 2002 में उत्पन्न हुई थी रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उपचारात्मक याचिका बहुत बड़ी उसमें है और उसके लिए बहुत से करने पड़ते हैं। ये नहीं कि वैसी हो जाएगी, कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जजेस है ये साबित करेगा कि ये जो है क्यूरेटिव पेटिशन है और इसमें न्याय नहीं मिला है, इसमें न्याय मिलना चाहिए। 30 जजेस की पीठ जो इसको सुनेगी, आदि आदि बहुत क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नियम बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 भी है, वहाँ म्यूचुअल कंसेंट से पति पत्नी जो तलाक ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोबेशन पीरियड है 6 मंथ का। क्या सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो उस 6 मंथ के पीरियड को हटा सकता है? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस दिनेश चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस 6 मंथ के पीरियड को हटा दिया था आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग।
क्योंकि वह जो अमेरिका जो उनमें आपस में बात ही नहीं बन रही थी और वे जो है इस प्रकार त्वरित रूप से तुरंत जो है यहाँ पर तलाक लेना चाहते थे, तो 6 मंथ की जो पीरियड था उसको हटा दिया था। उसके बाद में एक अन्नू भंडारी वर्सेस प्रदीप भंडारी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड था उसको हटा दिया था, आर्टिकल 142 के सहारा लेते हुए। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है इस बात को। उसके पश्चात आता है आर्टिकल 143 143, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए भी, प्रीलिम एग्जाम के लिए भी। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति अगर विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न जो उत्पन्न है या उत्पन्न होने की संभावना है और जो ऐसी प्रकृति या व्यापक महत्व है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की राय जो है लेनी आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ परामर्श ले सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, कोई बात नहीं। और आज तक जो है राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 13 बार जो है सलाह ली है, परामर्श लिया है। अब उसको परामर्श के लिए ये क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है या नहीं है, और ऐसी राय क्या लोअर कोर्ट पर बाध्यकारी होती है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला केस जो इसमें आया था ये था इन री केरल एजुकेशन बिल AIR 1958 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है, या में वर्ड आया है कि वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। और जो राय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को दी है उसको लोअर कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि फिर बाध्यकारी बल बना दिया गया था। उसके बाद फिर एक केस और आया स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहला जजमेंट इन री केरल एजुकेशन बिल का था उसको जो है ओवररूल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि राष्ट्रपति जो परामर्श यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लेता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ राय देने के लिए बाध्य है, और जो राय सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसको लोअर कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। भले जो विधि ना हो, परामर्श विधि ना हो, लेकिन उसको जो है मानने के लिए लोअर कोर्ट बाध्य हैं। ये स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में कही गई थी बात। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, और 13 बार जो है आज तक दी गई है। आर्टिकल 144 के अंतर्गत जितने भी सिविल अधिकारी हैं या न्यायिक प्राधिकारी गण हैं वे हमेशा सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करेंगे। आर्टिकल 145 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए नियम बनाने की शक्ति है, अपने लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न है या राष्ट्रपति से किसी विधि या तथ्य के बारे में परामर्श देना है तो उसमें जो है 5 जजों की न्यायपीठ गठित की जाएगी। 5 से कम जो है संविधान का निर्वचन करने के लिए या परामर्श देने के लिए 5 से कम जजेस नहीं हो सकते। कुल 5 होने आवश्यक है, 5 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं होंगे। धन्यवाद। जो आज मैंने लेक्चर दिया आपको पसंद आया होगा, और इसको जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।